हम लोग आज रस शास्त्र का क्रमिक विकास पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, मीन्स चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं रस शास्त्र के। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रस शास्त्र का क्रमिक विकास। इट मीन्स क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रस शास्त्र। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। बेसिकली जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रसशास्त्र का, उसमें से दो क्वेश्चन आएंगे। मीन्स 5 नंबर के एक क्वेश्चन भी आ सकता है और दो क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें से 10 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। एक एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है इसमें से। ओके, अगर आप 5 नंबर में क्वेश्चन आता है रस शास्त्र का क्रमिक विकास, तो आपको कम से कम 2 से 3 पेज लिखने हैं। तो उसके ही अकॉर्डिंग मैंने ये आंसर्स लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय चिकित्सा शास्त्रों में सबसे पुराना शास्त्र आयुर्वेद ही है, जिसमें समय के साथ अपने आप में ही आधुनिकीकरण करते हुए इतर भारतीय शास्त्रों को भी अपने आप में समाविष्ट किया है। यहाँ पर इतर का मतलब क्या है? इतर मतलब जो दूसरे भारतीय शास्त्र थे उसको अपने आप में समावेश किया है। ओके, ये लोग इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भारतीय शास्त्र मतलब हमारा जो भारत में जो शास्त्र चलते थे, हमारे भारत में सबसे पहले वेदों की परंपरा चलती थी, ठीक है? 4 प्रकार के वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो पहले वेदों की परंपरा चलती थी, तो उस टाइम से ही क्या बताया गया है कि सबसे पुराना भारतीय जो शास्त्र था वो धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि उसमें आधुनिकीकरण हुआ। मतलब आगे वो जैसे जैसे आगे समय के साथ साथ जो है उसमें चीजें ऐड होती गई, और उसने बाकी सारे जो शास्त्र थे उसको भी अपने अंदर समाविष्ट किया हुआ है, मतलब अपने अंदर इंक्लूड किया है। उसी में से जैसे कि दर्शन शास्त्र हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया। जो हम लोग किसी का मतलब गृह प्रवेश होता है या बाकी चीजें होती है, उसमें हम लोग ज्योतिष विज्ञान, ये ज्योतिषी के पास जाते हैं जनरली ज्योतिष से। उसके बाद में आता है नाड़ी विज्ञान। लाइक जो पहले के जो आयुर्वेद में जो प्रैक्टिशनर्स होते थे, इवन अभी भी जो नाड़ी परीक्षा का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर फैला हुआ है। मतलब जहाँ आप महाराष्ट्र साइड में जाके देखते हैं तो वहाँ पे नाड़ी चिकित्सक मिलते हैं, मतलब जो आयुर्वेद में ही नाड़ी देख के ही बहुत सारी बीमारियां बता देते हैं कि एक मनुष्य में कितनी बीमारियां है सिर्फ नाड़ी को देख के। तो ये जो शास्त्र से मतलब दर्शन, ज्योतिष विज्ञान, नाड़ी विज्ञान, और इन्हीं में से एक जो है वो रस शास्त्र है। मतलब इसी टाइप में जो एक शास्त्र था वो अपना रस शास्त्र था। तो ये ऐसा बताना चाह रहे हैं कि रस शास्त्र जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है हमारे भारतीय शास्त्र में, ठीक है? अब रस शास्त्र में रस शब्द से मैंने कल भी पढ़ाया था कि रस शास्त्र में रस शब्द से किसको, पारद को ग्रहण किया जाता है। ओके, मतलब अब अभीष्ट का मतलब होता है यहाँ पर ग्रहण करना। मतलब रस शास्त्र में रस से पारद को ग्रहण किया जाता है, मतलब अभिष्ट का मतलब यहाँ पर ग्रहण करना है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, जो कल मैंने रस की निरुक्ति पढ़ाई थी, रसनात् सर्वधातु नाम रसः इत्यभिधीयते। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जो रस होता है यानी कि पारद होता है वो सारी धातुओं को अपने अंदर समावेश कर लेता है, यानी कि सभी धातुओं के गुण जो है वो अपने अंदर ले लेता है, इसीलिए इसको रस की संज्ञा दी गई है। ओके, और सेकेंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, हालांकि रस शास्त्र बहुत बाद में प्रचलन में आया है, परंतु समस्त भारतीय ज्ञान का आदि स्रोत वेद होने के कारण वैदिक काल से ही रस शास्त्र का की नींव पड़ गई है, जो बाद में फलती फूलती रही। इसका मतलब ये होता है, इसमें ये बताया इसमें ये बताया है कि जैसे रस शास्त्र जो है मतलब भारतीय शास्त्र जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, और हमारा जो रस शास्त्र है उसका उद्भव काल क्या मानते हैं? वैदिक काल। ये बताया गया है कि जब हमारा भारतीय शास्त्र था उसी टाइम से जो है वो रस शास्त्र की भी नींव पड़ी, जो कि आज तक के चल रही है। मतलब लाइक हम आज भी रस शास्त्र पढ़ रहे हैं आयुर्वेद में। तो ये जो रस शास्त्र है ये वैदिक काल से ही चलता हुआ आ रहा है। ओके, इसमें क्या बताया गया है, अगर हम रस शास्त्र के क्रमिक विकास पर दृष्टि पार करें, मतलब दृष्टि पार मतलब अगर हम उस पे नजर डालें या देखें, तो इसके विकास क्रम को देखें तो हमें तो इसे निम्न युगों में बांट सकते हैं। मतलब जो रस शास्त्र है उसका जो क्रमिक विकास है, मतलब कैसे रस शास्त्र में टाइम टू टाइम कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुए या जो चेंजेस हुए हैं रस शास्त्र में, या जो भी हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं, जो भी चीज हुई है, तो उसको उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने निम्न युगों में बांटा है। जैसे वैदिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, धातु युग, गुप्त काल, संहिता काल,
रस शास्त्र का पूर्ण काल, मतलब वैदिक काल मतलब जिसमें रस शास्त्र की उत्पत्ति हुई थी, रस शास्त्र इसमें आया था, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक यानी कि ऐतिहास मतलब जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए होंगे रस शास्त्र में। उसके बाद धातु युग की धातुओं का प्रचलन किस युग में आया, ठीक है। देन संहिता काल, गुप्त काल, रस शास्त्र का पूर्ण काल। ओके, सो हम यहाँ पर एक एक को देख लेते हैं। इसमें आता है वैदिक काल में रस शास्त्र। इसमें बेसिकली रस शास्त्र के क्रमिक विकास में आपको क्या बताना है आंसर में, कि रस शास्त्र में कितने टाइप में, मतलब जैसे जो युग बताए गए हैं कि कितने युग में बांटा गया, और एक एक युग में जो है वो रस शास्त्र से रिलेटेड जो चीज बताई गई है तो वो आपको समझाना है। जैसे कि वैदिक काल, तो वैदिक काल में रस शास्त्र कैसे देख सकते हैं हम लोग। ऋग्वेद में स्वर्ण को हिरण्य कहा है, मतलब स्वर्ण था, मतलब अपन लोग जो धातुएं पढ़ेंगे, अपन लोग जो धातु पढ़ेंगे ना उसमें आती है स्वर्ण धातु। ओके, सो क्या बताया गया है इसमें कि ऋग्वेद जो 4 प्रकार के वेद थे उसमें से एक था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में स्वर्ण को हिरण्य नाम से कहा गया था, ठीक है। इट मीन्स कि उस टाइम पर भी रस शास्त्र का कोई ना कोई एग्जिस्टेंस तो रहा होगा। उसके बाद अयत शब्द ताम्र के लिए आया है। ताम्र भी हम लोग धातु को बोलते हैं, ठीक है। हम लोग, मैं आपको आगे रस शास्त्र में जो धातु प्रकरण है वो पढ़ाऊंगी। तो उसमें जो रस शास्त्र है उसमें ताम्र धातु आती है। तो ताम्र मतलब आयात शब्द जो है वो ताम्र के लिए आया है, मतलब पहले जो था आयात शब्द प्रचलन में था, और अभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ताम्र। इट मीन्स कि जो वैदिक काल है उसमें ताम्र को क्या बोला जाता था, अयत कहा जाता था। उसके बाद यजुर्वेद में जो रस शास्त्र बताया, यहाँ पर हम जो कितने 2 वेदों के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला है वैदिक काल, देन आता है यजुर्वेद। उसमें आता है लौह सीता का वर्णन है, ठीक है। लौह मतलब जो लौह धातु होती है उसका भी वर्णन आया है किसमें, यजुर्वेद में। उसके बाद त्रपुस का वर्णन आया है। देन अथर्ववेद में देखें तो क्या आया है, रजत, नाग। रजत मीन्स क्या होता है, सिल्वर। ओके, नाग, वंग, धातु का वर्णन आया है, मतलब उस टाइम पे भी धातु का वर्णन था। तो इसका मतलब ये है कि अथर्ववेद में, अथर्ववेद जब था, जब लिखा गया था उस टाइम पे भी जो है वो रस शास्त्र का बहुत महत्व था, या रस शास्त्र का एग्जिस्टेंस था। उसके बाद कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या बताया है, कौटिल्य के समय किमियागिरी विधि का वर्णन है। किमियागिरी का मतलब वही होता है कि पारद से स्वर्ण का निर्माण करना, मतलब जो नागार्जुन ने किया था, पारद को सिद्ध करके स्वर्ण का निर्माण किया था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सो क्या बताया है, कौटिल्य के समय किमियागिरी की विधि का वर्णन है। ओके, उसके बाद क्या है, इसमें धातु विष का वर्णन है, मतलब धातुओं में भी विष पाए जाते हैं। जैसे हम आज की डेट में रसशास्त्र में जो धातुएं यूज करते हैं, लाइक ताम्र, रजत, लोह, नाग, वंग, ये भी जो यशत जो धातु हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली हम प्यूरिफाई करके यूज करते हैं। जो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब शोधन करके उनको यूज किया जाता है, क्योंकि वो हमें खनिज के तौर पे मिलती है, तो उसमें और भी कुछ इम्प्यूरिटीज होती है। सो इसमें वही बताया कि धातु विष का भी उस टाइम वर्णन किया था। उसके बाद स्वर्ण प्राप्ति की 3 विधियां बताई है, मतलब स्वर्ण आप कैसे प्राप्त कर सकते हो तो उसकी 3 विधियां बताई है। कौन सी, जातवित, रसवित, और एक आता है आकारोद्गत, ठीक है। तो स्वर्ण प्राप्ति की 3 विधियां बताई है। पहली है जातवित, रसवित, और एक आकारोद्गत, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र का समय था उसमें मोती परीक्षा का भी वर्णन है। मोती मतलब जो मुक्ता होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे रत्न वर्ग में, उसका। उसके बाद में रत्न परीक्षा का वर्णन है। बेसिकली ये दोनों एक के ही अंदर आएंगे, क्योंकि रत्न जो है हमारे पास 8 होते हैं, मतलब रसशास्त्र में रत्न 8 होते हैं। उस 8 में से जो मुक्ता है, मतलब मोती को ही मुक्ता कहा गया है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो इसकी परीक्षा का भी वर्णन किया है कि रत्न की परीक्षा आप कैसे कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, बृहत्त्रयी में रसशास्त्र, मतलब हमने क्या देख लिया ऊपर, हम लोग ने ये देखा था कि वैदिक काल में बांटा गया था जो रसशास्त्र का विकास क्रम है उसको कैसे, वैदिक काल, तो वैदिक काल में बता दिया, क्या बताया था कि ताम्र को अयत कहा था, ठीक है। उसके बाद में ऋग्वेद में स्वर्ण को हिरण्य कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना संहिता काल, ठीक है। और इसमें हमने वैदिक काल जो था, वैदिक काल में बता दिया, यजुर्वेद में बता दिया, अथर्ववेद में बता दिया, कौटिल्य अर्थशास्त्र में रसशास्त्र कैसे था, क्या उसका मतलब एग्जिस्टेंस था उस टाइम पे, ये बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग बृहत्त्रयी में रसशास्त्र देखेंगे। सभी को पता है बृहत्त्रयी 3 होती है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट, है ना, अष्टांग हृदय, ठीक है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट मीन्स चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये अपनी होती है बृहत्त्रयी। और लघुत्रयी कितनी होती है, शारंगधर, भाव प्रकाश और माधव निदान, ये अपनी होती है लघुत्रयी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि बृहत्त्रयी में रसशास्त्र
का मतलब जो बृहत्त्रयी बताया गया, यानी कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट में रस शास्त्र के बारे में क्या वर्णन किया गया है? सो क्या बताया है? औद्भिद द्रव्यों में धातुओं का वर्णन आता है, जो कि चरक संहिता में बताया है। किसमें बताया है? तो चरक संहिता में ये बताया गया है कि औद्भिद द्रव्य, जो चरक संहिता है उसमें जो आचार्य चरक ने जहां पर भी औद्भिद द्रव्यों का वर्णन किया होगा वहां पर धातुओं का वर्णन किया है। औद्भिद क्या होता है? दो तरीके के द्रव्य होते हैं हमारे पास, एक तो जांगम द्रव्य होते हैं और एक औद्भिद द्रव्य होते हैं। तो जांगम द्रव्य कौन से होते हैं? जो हमें जांगल प्राणियों से मिलते हैं, मतलब लाइक जो एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद में औद्भिद क्या होता है? जो हमें जमीन के नीचे से मिलते हैं, मीन्स पृथ्वी के, धरती के भूतल से मिलते हैं, अंदर से मिलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो आप लोगों को। उसके बाद क्या बताया गया? शिलाजीत का वर्णन प्राप्त होता है जो महारस में आता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम पहले तो रस पढ़ेंगे, रस शास्त्र में। उसके बाद में आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक महारस। महारस कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। उसमें से एक है शिलाजीत, जिसको हम लोग आद्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है महारस, ठीक है। तो शिलाजीत का वर्णन प्राप्त होता है जो कि महारस में आता है, ठीक है। मतलब चरक संहिता में उन्होंने कहीं पर शिलाजीत का वर्णन किया है और शिलाजीत महारस में आता है। रसांजन का वर्णन प्राप्त होता है, रसांजन, ठीक है। रसांजन मीन्स जो अंजन है, अंजन जो है वो आपके उपरस में आएगा, ठीक है। उसके बाद मुक्ता का वर्णन किया गया है, यानी कि ये रत्न वर्ग में आ जाएगा। हरताल, गैरिक, मनशिला का वर्णन है, ये भी आपके जो है वो उपरस में आ जाएंगे, ओके। उसके बाद में फिर से अंजन का वर्णन किया है। तो क्या बताया गया है कि बृहत्त्रयी में रस शास्त्र का कैसे क्रमिक विकास हुआ है, कैसे योगदान है रस शास्त्र का। तो चरक संहिता में क्या है? धातुओं का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद में शिलाजीत का वर्णन है जो कि एक महारस है। रसांजन का वर्णन है, मुक्ता का वर्णन है, मतलब मुक्ता बता दिया, इट मीन्स उन्होंने रत्न का भी वर्णन किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अंजन मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने उपरस का भी वर्णन किया है। और ये हरताल, गैरिक, मनशिला, ये आपके सारे उपरस में आते हैं, जो 8 उपरस बताए गए हैं। तो उन्होंने देखा जाए तो आचार्य चरक जो है उन्होंने तीनों चीजों का वर्णन किया है। एक तो महारस का वर्णन कर दिया, उसके बाद एक उपरस का वर्णन कर दिया है, रत्न का वर्णन कर दिया है, ओके। उसके बाद में हम उन्होंने ये कहा है यथा ही कनकादि नाम। कनका, कनक किसको कहा जाता है? कनक बेसिकली दो चीज को कहा जाता है, एक तो स्वर्ण के लिए भी आया है कनक, दूसरा कनक जो है जो धतूरा होता है, जो शिव जी को चढ़ता है बेसिकली, उसके लिए भी कनक टर्म यूज किया गया है। मतलब कनक जो है वो पर्याय होता है किसका? धतूरे का। बट यहाँ पर जो कनक है वो स्वर्ण के लिए आया है, ठीक है। यथा ही कनकादि नाम, ठीक है। तो आचार्य चरक जो है उन्होंने स्वर्ण के लिए कौन सा टर्म यूज किया है? तो कनकादीनाम, यथा ही कनकादीनाम, ओके। उसके बाद में क्या है? बस्ती यंत्र के निर्माण में धातुओं का वर्णन है। जो हम बेसिकली वात, जिसको व्यात व्याधियां होती है उसमें हम लोग बस्ती देते हैं। बस्ती जो होती है वो पंचकर्म में आती है बेसिकली। तो बस्ती मतलब एनीमा देते हैं किसी को हम लोग। तो बस्ती में क्या होता है? बस्ती यंत्र का यूज करते हैं, जिसको हम लोग अपने रैक्टम में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो बस्ती नेत्र का निर्माण जो है वो आचार्य चरक ने किसका बताया है? धातुओं का बताया है। आचार्य चरक जो है, आप लोग याद रखना ये कि आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान जो है, सिद्धि स्थान के चैप्टर फर्स्ट, सॉरी, सिद्धि स्थान के चैप्टर सेकंड में, जो चैप्टर का नाम है बेसिकली बस्ती सूत्री अध्याय, उसमें आचार्य चरक ने बस्ती यंत्र को किस किस धातुओं से निर्माण करना चाहिए बस्ती यंत्र का, वो बताया है, ठीक है। तो आप ये भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर कि आचार्य चरक ने बस्ती यंत्र के निर्माण में धातुओं का वर्णन बताया है। कौन सी धातु? तो हम बस्ती नेत्र लोहे से बना सकते हैं, स्वर्ण से बना सकते हैं, रजत से बना सकते हैं, ठीक है। सो बट आज की डेट में किससे बनाएंगे? ताम्र से बना सकते हैं, मतलब तांबे से बना सकते हैं। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर कि आचार्य चरक ने चरक सिद्धि अध्याय 2 में, किसमें? चरक सिद्धि अध्याय 2, ओ सॉरी अध्याय 3, ओके। चरक सिद्धि अध्याय 3 यानी बस्ती सूत्री अध्याय जो है उसमें बस्ती यंत्र का निर्माण में धातुओं का वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद अगर इतना भी याद ना रहे तो आप कॉमनली ये लिख सकते हैं कि बस्ती यंत्र के निर्माण में भी आचार्य चरक ने धातुओं का वर्णन किया है। उसके बाद विष निवारण हेतु मणिधारण का वर्णन किया है। बेसिकली क्या होता है? मणिधारण जो है हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं कि कुछ लोग रत्न धारण करते हैं, मणि का धारण करते हैं। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है कि विष, यदि किसी को जो कोई रोगी जो है वो विष से पीड़ित होता है तो उसको मणि धारण बताया है,
ठीक है, मणि धारण का वर्णन। उसके बाद कुष्ठ हर द्रव्यों में हरताल और मनशिला का वर्णन है। मतलब कि कुष्ठ कुष्ठ यानी क्या होता है, जो कुष्ठ रोग बताया गया है, तो कुष्ठ रोग में कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी जो होता है, तो कुष्ठ द्रव्यों में कुष्ठ हर द्रव्य, हर मतलब कुष्ठ को शमन करने वाले या कुष्ठ को नाश करने वाले द्रव्यों में हरताल और मनशिला, ये क्या है, उपरस है, हरताल और मनशिला का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने लगभग सभी का वर्णन किया है, रस, उपरस, महारस, रत्न। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता में रस शास्त्र का क्या इम्प्लीमेंटेशन था या क्या उसका योगदान था, वो अपन देखते हैं। अयस्य कृति निर्माण का वर्णन है। अयस्कृति, अयस किसको बोला गया है, तो यहाँ पर लौह को बोला गया है। याद रखना कि अयस्कृति निर्माण का वर्णन है, यानी कि लौह निर्माण कैसे किया जाता है उसका वर्णन किसमें है, तो सुश्रुत संहिता में है। उसके बाद स्त्रोतांजन का वर्णन है। ठीक है, अंजन का एक प्रकार होता है स्त्रोतांजन। नेत्र रोगों में स्फटिक, मुक्ता, रजत का वर्णन है। ठीक है, स्फटिक किसमें आता है, बेसिकली स्फटिक, मुक्ता, रजत। रजत जो होता है वो अपना धातु हो गई। ठीक है, उसके बाद में मुक्ता जो होगी, मुक्ता क्या होता है, तो मुक्ता अपना रत्न वर्ग में आता है। तो आचार्य सुश्रुत ने भी लगभग रस मतलब धातु और रत्न दोनों का वर्णन किया है। तो उन्होंने क्या बताया कि नेत्र रोगों में स्फटिक यानी कि जो फिटकरी होती है, मुक्ता, रजत, इन सब का वर्णन किया है कि इन सब की मेडिसिन अपन दे सकते हैं। तुत्थ को रसांजन के साथ लगाने का वर्णन किया है। तुत्त जो है हम लोग बेसिकली सस्यक को बोला जाता है, जो महारस के अंतर आता है। ओके, तो ये याद रखना कि अभी हम लोग महारस में पढ़ेंगे कि तुत्त जो होता है वो सस्यक का पर्याय होता है, और जो जो सस्यक होता है वो महारस के अंतर आता है। ठीक है, तो तुत्त को रसांजन के साथ लगाने का वर्णन किया है। ठीक है, स्वर्ण को रसायन, मेधा शक्तिवर्धक और आयुर्वर्धक बोला है। ठीक है, किसको बोला है, स्वर्ण, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने धातु का भी वर्णन जो है वो आचार्य सुश्रुत ने किया है, स्वर्ण धातु का, क्योंकि उसको उन्होंने रसायन कहा है, मेधा शक्तिवर्धक कहा है और आयुर्वर्धक बोला है। ठीक है, यानी कि ये अपनी मेधा यानी कि अपना जो मेमोरी पावर होता है उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, आयुवर्धक होता है। ठीक है, रसायन होता है। मंडूर का वर्णन किया है। ठीक है, मंडूर जो है वो एक तरीके की धातु होती है, वो मैं आपको धातु प्रकरण में पढ़ाऊंगी जब हम धातुएं पढ़ेंगे। ठीक है, सो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है बेसिकली, तो उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने स्वर्ण धातु का वर्णन किया है, स्वर्ण निर्माण का। ठीक है, और स्वर्ण को क्या बताया है, स्वर्ण को रसायन, मेधा शक्तिवर्धक और आयुर्वर्धक कहा गया है। उसके बाद में उन्होंने लौह निर्माण का वर्णन किया है। लौह को क्या बोला है, आस्यकृति कहा गया। ठीक है, आस्यकृति मतलब जो लोह का निर्माण होता है, तो उसको उन्होंने टर्म दिया है आस्यकृति। ओके, उसके बाद में स्तोतांजन का वर्णन किया है। नेत्रों में स्फटिक, मुक्ता, रजत का वर्णन किया है। ठीक है, नेत्र रोगों में। उसके बाद तुत्त को रसांजन के साथ लगाने का वर्णन किया, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने उपरस का भी वर्णन किया है, क्योंकि जो अपना अंजन होता है, अंजन जो है, रसांजन जो है वो एक अंजन का ही भेद होता है। ठीक है, तो अंजन जो है वो भी उपरस में आता है और तुत्त जो है वो रस में आता है, महारस में। सो उन्होंने महारस, उपरस दोनों का वर्णन किया है। उसके बाद में मंडूर का वर्णन किया, ये भी एक तरीके की धातु होती है। ठीक है, उसके बाद वाग्भट मतलब जो अपनी अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय संहिता में रसशास्त्र का क्या वर्णन किया गया है, तो वो देख लेते हैं कि नेत्र रोगों में ताम्र का प्रयोग बताया है। ठीक है, ये याद रखना, सुश्रुत ने क्या बताया था, नेत्र रोगों में स्फटिक, मुक्ता और रजत। ठीक है, और वाग्भट ने क्या बताया है, ताम्र का प्रयोग बताया है, ताम्र। ठीक है, ताम्र क्या होती है, धातु है, तो उन्होंने नेत्र रोगों में ताम्र का प्रयोग बताया है। फिर दूसरा क्या बताया है, नेत्र रोगों में पारद का अंजन लगाने का विधान बताया है। पारद का अंजन मतलब पारद से हमें अंजन बनाना है, अंजन माने का क्या होता है, काजल। ठीक है, तो पारद से अंजन लगाने का विधान किया है, किसमें, नेत्र रोगों में। उसके बाद क्या बताया है, आयुष्य के लिए स्वर्ण एवं, ओके, ये 3 पॉइंट जो है ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर रस शास्त्र का क्रमिक विकास आता है और आपको बृहत्त्रयी में भी लिखना है और वेद की परंपरा में भी लिखना है। ठीक है, तो बृहत्त्रयी में आपको 3 तरीके का समझाना पड़ेगा कि चरक संहिता में क्या बताया था रस शास्त्र के बारे में, सुश्रुत संहिता में क्या बताया था, और अपना जो अष्टांग हृदय है उसमें क्या बताया। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आयुष्य के लिए क्या बताया है, स्वर्ण और शंख पुष्पी। ठीक है, मतलब अगर किसी को अच्छी आयु चाहिए, निरोग रहना है, मतलब कोई जो मनुष्य है उसको कोई भी रोग ना हो और वो हमेशा आयुष्य रहे, मतलब उसकी जो आयु है वो हमेशा बढ़ती रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या श्रेष्ठ बताया है, स्वर्ण प्लस शंख पुष्पी का सेवन। ठीक है, बुद्धि के लिए श्रेष्ठ क्या बताया है, स्वर्ण एवं वचा का सेवन। ओके, उसके बाद में लक्ष्मी,
यानी कि जो धन संपदा होती है उसके लिए किसका बताया है, स्वर्ण एवं कमल गट्टा। कमल गट्टा देखा होगा आपने, ब्लैक कलर का सीड्स होते हैं कमल के, ठीक है, उसको कमल गट्टा कहते हैं। और वचा जो है वो हमारी जड़ी बूटी होती है, औषधि होती है अपने आयुर्वेद की। और शंख पुष्पी, शंख पुष्पी जो होता है, अपने बच्चों में सुना होगा जो बच्चों में स्वर्ण प्राशन देते हैं, तो उसमें भी शंख पुष्पी होता है, ओके, और वचा भी होती है, ठीक है। सो क्या बताया है, आयुष्य के लिए स्वर्ण प्लस शंख पुष्पी का सेवन, बुद्धि के लिए स्वर्ण प्लस वचा का सेवन, लक्ष्मी के लिए स्वर्ण प्लस कमलगट्टे का सेवन, ओके। उसके बाद वृश्य के लिए, मतलब यदि कोई व्यक्ति है उसको जरा अवस्था जो है वो उसको खत्म करना है, या जो व्यक्ति है उसे जल्दी ही उसकी जो जरा अवस्था है वो ना आए, उसके लिए उसको क्या करना है, स्वर्ण एवं विदारी कंद का सेवन करना है। विदारी कंद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आयुर्वेद के औषधि है, ओके। सो क्या है बताया है, आयुष्य के लिए स्वर्ण एवं पुष्पी का सेवन करना है, बुद्धि के लिए स्वर्ण एवं वचा का, लक्ष्मी के लिए स्वर्ण एवं कमलगट्टे का। लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी किसको बोलते हैं, लक्ष्मी उसी के घर में आती है जिसके घर में स्वच्छता होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो धनवान होता है, मतलब जिसके पास बहुत सारा सोना है, तो ऐसा बोलते हैं ना उसके घर बहुत सारी लक्ष्मी है। तो क्या बताया है, लक्ष्मी में स्वर्ण एवं कमलगट्टे का। और लक्ष्मी जी का जो सिंहासन है वो है कमल, ठीक है। तो लक्ष्मी में क्या बताया है, स्वर्ण प्लस कमलगट्टा। उसके बाद वृश्य, मतलब अगर कोई व्यक्ति है उसे ज्वरा अवस्था जो है उसको ना आए जल्दी, तो उसके लिए उसको, मतलब कोई व्यक्ति जल्दी बूढ़ा ना हो, तो उसके लिए क्या है, स्वर्ण और विदारी का सेवन बताया है। स्वर्ण और रजत माक्षिक का वर्णन आया है, ठीक है। माक्षिक हम लोग पढ़ेंगे। माक्षिक क्या होता है, माक्षिक जो है वो बेसिकली महारस में आता है। तो उन्होंने क्या बताया, आचार्य वाग्भट ने स्वर्ण एवं रजत माक्षिक, ये माक्षिक के ही दो भेद होते हैं, उन्होंने इसका वर्णन किया है। विष के नाश के लिए स्वर्ण एवं ताम्र पत्र का प्रयोग किया है, ठीक है। अब स्वर्ण बता दिया, ताम्र बता दिया, इसका मतलब ये है कि आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने धातुओं का भी वर्णन किया है। किसके लिए, विष के नाश के लिए स्वर्ण एवं ताम्र पत्र का प्रयोग किया है। इधर जो है आचार्य चरक ने क्या बताया था विष के नाश के लिए, तो आचार्य चरक ने विष के नाश के लिए या विष के निवारण के लिए मणिधारण का प्रयोग बताया, ओके। और आचार्य वाग्भट ने क्या बता दिया है, विष के नाश के लिए बेसिकली स्वर्ण एवं ताम्रपत्र का प्रयोग, ठीक है। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है कि विष के लिए अपने को मणिधारण करना है, और आचार्य वाग्भट ने क्या बता दिया है कि विष के नाश के लिए स्वर्ण एवं ताम्रपत्र का प्रयोग करना है। ऐसे ही सिमिलरली रोम शातन, रोम शातन का मतलब होता है वैक्सिंग, ओके, के लिए हरताल और मनशिला का प्रयोग किया गया है। मतलब हम ये भी देख सकते हैं कि उस टाइम में जो वैक्सिंग की जाती थी उसमें जो जो भी उसका जो वैक्स का जो जेल बनता रहा होगा उसमें हरताल और मनशिला होता है, ओके। ये अपन समझ सकते हैं इससे। तो रोम शातन यानी कि वैक्सिंग के लिए हरताल और मनशिला का योग बताया गया है। उसके बाद पुराणों में रसशास्त्र, जो पुराण थे, जो अपनी पुराण बताई गई है, गरुड़ पुराण, महाभारत, रामायण आदि, तो इसमें रसशास्त्र का क्या वर्णन है। तो गरुड़ पुराण जो होती है, आप लोग ने सुना होगा गरुड़ गरुड़ पुराण के बारे में। तो गरुड़ पुराण में स्वर्ण दान का वर्णन आया है, ठीक है। स्वर्ण कहाँ से मिलता है, अब हमें रसशास्त्र में ही स्वर्ण का वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि रसशास्त्र का वर्णन पुराण के टाइम से, मतलब पुराणों में भी रसशास्त्र का वर्णन था, ओके। उसके बाद में आता है महाभारत में कृत्रिम स्वर्ण निर्माण का वर्णन है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली हम लोग लेबोरेटरीज में जो चीजें बनाते हैं, कृत्रिम स्वर्ण निर्माण, मतलब स्वर्ण जो है वो हमें बेसिकली खनिज के रूप में मिलता है, ठीक है, भूतल से, पृथ्वी के। बट यहाँ पे क्या है, महाभारत में कृत्रिम मतलब कैसे हम लोग मशीन से या किसी और चीज से जो है वो स्वर्ण का निर्माण कर सकते हैं, इसका वर्णन आया है, ओके। उसके बाद क्या बताया है, 17वीं शताब्दी में तुलसीदास ने राज्य क्षमा में मृगांग रस का वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें लिखना इंपॉर्टेंट है पुराणों में कि मतलब 17वीं शताब्दी जो है उसमें तुलसीदास जी जो थे उन्होंने राज्य क्षमा माने टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है, उसमें मृगांग रस का वर्णन किया है, ओके। जिसका वर्णन कवितावली एवं सुंदर कांड में प्राप्त होता है। मतलब आचार्य तुलसीदास जो थे अपने, उन्होंने, ये जो ऋषि तुलसीदास थे, उन्होंने राज्य क्षमा में मृगांग रस का वर्णन किया है। मतलब राज्य क्षमा की चिकित्सा जो है, राज्य क्षमा का ट्रीटमेंट जो है, उसमें उन्होंने मृगांग रस के प्रयोग का, मतलब मृगांग रस का प्रयोग करना है ऐसा बताया है। जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो कवितावली में मिलता है और एक सुंदरकांड में मिलता है, ओके। उसके बाद रामायण में स्वर्ण लंका का वर्णन है। सबको पता है कि रामायण में रावण की जो लंका थी वो सोने की थी, ठीक है। तो स्वर्ण लंका का वर्णन है रामायण में।
उसके बाद मार्कंडेय पुराण में औषधि के साथ रस प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। मतलब मार्कंडेय पुराण जो है उसमें बताया गया कि किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए औषधि का प्रयोग तो किया जाता है, साथ में रस का, मतलब कहीं ना कहीं जो पारद से ही बनाई गई जो औषधियां हैं उसका प्रयोग किया जाता रहा होगा उस टाइम पे। कई तांत्रिक, बौद्ध, ब्राह्मण ग्रंथों में भी अनेक धातुओं का वर्णन है। मतलब जो बौद्ध लोगों के जो ग्रंथ होंगे या जो ब्राह्मण लोगों के ग्रंथ है, जैसे जो पुराण है बाकी सारी, उनमें भी जो है वो बहुत सारी धातुओं का वर्णन है। ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य के काल में व्याड़ी दंपति, मतलब क्या बताया गया कि विक्रमादित्य का काल था जिसमें एक व्याड़ी दंपति थे। व्याड़ी दंपति मतलब जो कपल होते हैं, उनके द्वारा तेल सिद्ध करके आकाश गमन करने की विद्या का वर्णन है। मतलब व्याड़ी दंपति माने कि एक कपल था जिन्होंने तेल को सिद्ध किया था जिससे कि वो आकाश में उड़ सके। ठीक है। वो तेल का उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया और वो उससे क्या है आकाश में इजीली उड़ सके थे। तो उस टाइम, और ये भी क्यों हो सका, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि जो देहवाद होता है, पहले के जमाने में जो राक्षस होते थे वो देहवाद के लिए, मतलब क्या करते थे, वो पारद से बनी हुई औषधियों का सेवन करते थे, जिससे क्या होता था कि वो आकाश में उड़ने लगते थे। जो मतलब अपन लोग ने जो रामायण में या जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स में हम लोग ने देखा है कि जो राक्षस होते हैं वो कभी भी गायब हो जाते हैं, कभी भी प्रकट हो जाते हैं, अपना साइज बड़ा या छोटा कर लेते हैं, या फिर उनके बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं, या मतलब अपना साइज बहुत बड़ा कर लेते हैं, कभी कभी आकाश में उड़ने लगते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है उन्होंने उस टाइम पे भी पारद का ही यूज करके, यानी कि रस का यूज करके कुछ औषधियां सिद्ध करी, उसके बेसिस पे या उसको यूज करके वो लोग, उनने वो सिद्धियां प्राप्त करी थी। ठीक है। तो इन्होंने भी यही बताया कि विक्रमादित्य का काल में क्या होता है, एक व्याड़ी दंपत्ति थे, उन्होंने क्या है तेल को सिद्ध किया था। तेल में को कैसे सिद्ध किया होगा, तो तेल में भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी रस औषधियां मिलाई होगी, जैसे पारद हो गया, या कोई भी रस औषधि ले सकते हो आप, कोई रस महारस ऐसा मिला के उन्होंने एक तेल तैयार किया था जिसके थ्रू वो क्या थे आकाश में गमन करते थे, मतलब आकाश में इजीली उड़ जाते थे। ठीक है। और उसके बाद क्या बताया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त उपशेषों, उपशेष मतलब जो अपने पास अवशेष बचे थे, जो रिमेनिंग्स बची हुई थी, जो अपने नालंदा विश्वविद्यालय तो पूरा जल गया था, इसीलिए हमारे जो आयुर्वेद के कुछ शास्त्र है, मतलब हमारा आयुर्वेद पहले बहुत प्रचलित था, बहुत फेमस था, बहुत ज्यादा यूज होता था, बट क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय जब फॉरेनर्स आए तो उन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको जला दिया। तो क्या हुआ, सारे हमारे जो शास्त्र थे वो जल गए। इसीलिए अब क्या होता है, जो ये संहिताएं बनाई गई है वो अलग अलग, जैसे वाग्भट ने जो संहिताएं बनाई, अपनी जो अष्टांग हृदय लिखा, तो वो भी उन्होंने क्या किया कि इधर उधर के अवशेष यानी कि जो रेमिनेंट्स थे या जो रिमेनिंग्स बचे हुए थे उसको कलेक्ट करके फिर उन्होंने जो है वो शास्त्र लिखा है। इसीलिए आज हम आयुर्वेद पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जो जितने भी ग्रंथ थे या जो भी थे वो नालंदा विश्वविद्यालय जब जला था तो वो सब जल चुके थे। तो यही बताया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त अपशेषों से पता चलता है कि वहां पर कई प्रकार की धातु संस्कार किए जाते थे। मतलब जो उनको जो रिमेनिंग्स बचे हुए या कुछ चीजें ऐसी मिली होगी जिससे उनको ये पता लगा कि वहां पे भी बहुत सारी तरीके से धातु की जो चीजें हैं वो बनाई जाती थी। इस प्रकार रस शास्त्र का समय के साथ फलता फूलता रहा, युगानुरूप विकसित हुआ। इसके अनेक विशेषताओं के कारण, जैसे अल्प मात्रा प्रयोजकवात, क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वात, इसे आयुर्वेद में सम्मिलित कर लिया गया। मैं फिर से समझाती हूँ पॉइंट क्या बताया गया है। ऊपर के जो हमने पॉइंट देखे कि भाई वेदों में क्या बताया गया था कि रस शास्त्र के बारे में, उसके बाद में हमने ये देखा कि जो बृहत्त्रयी है हमारी चरक सुश्रुत वाग्भट, इसमें रस शास्त्र के बारे में क्या बताया गया है, ये चीजें हम लोगों ने देखी। तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया गया है कि इस बताया है इसी प्रकार रसशास्त्र समय के साथ फलता फूलता रहा और युगानुरूप विकसित होता रहा। मतलब टाइम टू टाइम जो रसशास्त्र है उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुए, चेंजेस हुए, उसमें और ज्यादा चीजें नई ऐड हुई, और आज जो हम लोग रसशास्त्र पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेड है पहले की तुलना में। तो यही बताया गया है, और इसी की विशेषताओं के कारण और अनेक विशेषताओं के कारण, मतलब जिसमें से एक मेन विशेषता उसकी ये है, अल्प मात्रा प्रयोजितवाद क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वाद। मतलब क्या होता है कि जो रसशास्त्र के प्रिंसिपल्स के थ्रू या जो रस औषधियां जो बनाई जाती है, मतलब पारद रस, उपरस और ये जो रत्न वगैरह को यूज करके जो औषधियां बनाई जाती है वो क्या होती है, अल्प मात्रा प्रयोजितवाद। मतलब अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी क्या होती है, वो जल्दी ही आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। आरोग्य माने कि जल्दी ही जो है व्याधि का नाश करती है। ठीक है। इसलिए बोला गया है अल्प मात्रा प्रयोजकवाद। इसका मतलब है कि रस औषधियां जो होती है वो अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी जल्दी ही हमें
आरोग्य प्रदान करती है, ठीक है। क्षिप्रम आरोग्यम, क्षिप्र मतलब बहुत शीघ्र ही, जल्दी ही आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। और इसी मेन मोटो के कारण जो है वो रस शास्त्र को आयुर्वेद में सम्मिलित किया गया, ठीक है। अतः उपरोक्त वर्णन से रस शास्त्र का क्रमिक विकास सुस्पष्ट होता है। मतलब जितना भी वर्णन हमने दिया है, ऊपर बताया गया है रसशास्त्र के बारे में, तो इससे इसका जो क्रमिक विकास है वो स्पष्ट होता है कि हाँ, रसशास्त्र जो है वो पहले से बहुत प्रचलित था और आगे मतलब आगे जो युग आए, जो संहिताएं आई, उसमें भी जो है वो उसका बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है। तो अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप कौन कौन से पॉइंट लिखोगे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। पहला आपको इंट्रो तो देना पड़ेगा, देन सेकेंड ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देन ये आपको समझाना पड़ेगा कि क्योंकि रसशास्त्र में वेदों के टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन था कि रसशास्त्र के बारे में क्या बताया गया है वो हमें बताना जरूरी है, क्योंकि एक जो एग्जामिनर होता है उससे कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपकी कॉपी में, जिसके बेसिस पे वो मार्क्स देता है, ठीक है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहत्त्रयी में रसशास्त्र, ठीक है। सो ये आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे याद होगा, एकदम से याद नहीं होगा। अभी आप केवल मेरे साथ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ केवल वो पढ़ते जाइए और उसको ही रिवाइज करना। फिर जैसे ये जो आपको कुछ टर्म्स इसमें बहुत नए लग रहे होंगे, पर जब आप पढ़ोगे रसशास्त्र, जैसे मैं जब रस पढ़ाऊंगी, जैसे उसमें काफी चीजें आपकी पारद की क्लियर हो जाएगी। जब मैं उपरस पढ़ाऊंगी तो आपकी उपरस की भी काफी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आपको नए नए नाम अभी लग रहे होंगे, बट जब आप पढ़ोगे तो वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये हमारा रसशास्त्र का क्रमिक विकास कंप्लीट हुआ। अब आपका नेक्स्ट सिलेबस का पॉइंट है रसशास्त्र का महत्व, ठीक है। तो रसशास्त्र का महत्व क्या है, बेसिकली रसशास्त्र क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को पढ़ना है। रसशास्त्र का प्रमुख प्रयोजन ही देहवाद द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि रसशास्त्र में उन रस औषधियों का उल्लेख है जिनके द्वारा चिकित्सा करने पर रोगी के दोष, दुष्य, देश, काल अथवा रोगी की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या बताया है, अपने को रसशास्त्र का महत्व बताना है कि रसशास्त्र क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसशास्त्र की जो औषधियां होती है, बेसिकली रसशास्त्र का मेन प्रयोजन क्या है या उसका मेन एम क्या है, देह वेद द्वारा चिकित्सा करना, ठीक है। देह वेद यानी कि रस शास्त्र का उपयोग, मतलब जो रस औषधियों का उपयोग है वो हमारे शरीर पर होता है, जिससे क्या होता है कि जल्दी हमारे जितने भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले रस शास्त्र के महत्व में रस शास्त्र की जो औषधियां होती है उसके गुण बताने हैं कि उसके गुण क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, किसके लिए मतलब रस शास्त्र की औषधियां जो है वो बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये श्लोक आपको याद करना पड़ेगा, न दोषा नाम न दुष्या नाम न च पुंसा परीक्षणम न देशस्य न कालस्य कार्यम रस चिकित्सते, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि एक वैद्य जो है या चिकित्सक जो है वो रस औषधियों के द्वारा चिकित्सा करता है, जैसे पारद से बनी हुई औषधियां जो होती है, उससे अगर कोई भी चिकित्सक रोगी की चिकित्सा करता है तो उसको ना तो रोगी की देश देखने की आवश्यकता होती है, ना दोष देखने की आवश्यकता होती है, और ना दुष्य देखने की आवश्यकता होती है, ना ही काल देखने की आवश्यकता होती है। मतलब रस औषधियां इतनी कारगर होती है कि वो आप जिस व्याधि के लिए उसको दे रहे हो, जो आपने डायग्नोस किया है उसका रोग, उस पे ही अगर आपने सही डायग्नोसिस बना के सही रस औषधि दी है तो फिर आपको उस रोगी के ना तो दोष देखने की आवश्यकता है कि उसमें कौन सा दोष प्रकोपित है, ना देश काल कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि रस औषधियां जो है एक तो हम अल्प मात्रा में देते हैं, क्यों, क्योंकि जो हम मेटल बेस्ड मेडिसिन बना रहे हैं, अगर मॉडर्न के से देखा जाए तो अपन मेटल्स की औषधियां बना रहे हैं, तो बेसिकली हम उसको ज्यादा तो दे नहीं सकते ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी। सो हम रस शास्त्र की औषधियां अल्प मात्रा में भी देते हैं, लेकिन तब भी वो काम करती है। मतलब कोई रोग को नाश करने में जो है वो सबसे हाई पोटेंसी वाली जो औषधियां होती है वो रस शास्त्र की ही औषधियां होती है। तो इसलिए बताया है कि रस शास्त्र की औषधि जब हम देते हैं तो हमें ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आप ये पॉइंट भी एक लिख सकते हो। सेकंड क्या है, रस शास्त्र में रस औषधि अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी विपुल गुणों को प्रदान करने वाली होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि रस शास्त्र में जो रस औषधि होती है, अगर हम उसको बहुत अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में भी देते हैं तो वो विपुल मतलब बहुत सारे गुणों को प्रदान करने वाली होती है, और शीघ्रता ही दीपन पाचन कराने वाली होती है। मतलब क्या होता है, हम जब किसी भी रोगी को मेडिसिन देते हैं तो हमें ये भी देखा जाता है कि उसकी अग्नि का बल क्या है, ठीक है। क्योंकि जो औषध की मात्रा होती है वो एक तो रोगी के बल पर निर्भर करती है कि रोगी का बल कितना है, और दूसरा उसकी अग्नि पर डिपेंड करती है कि वो उसकी जो शरीर
कि अग्नि, जो जठरा अग्नि है, वो उसका पाचन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। सो इसमें यही बताया कि रस शास्त्र की जो औषधियां होती है, अगर हम उसको अल्प मात्रा में भी देते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा विपुल गुणों को प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, और दीपन पाचन करने वाली होती है, मतलब जल्दी ही दीपन भी करती है और पाचन भी करने वाली होती है। ठीक है, उसके बाद में रस औषधियों के गुण बताए, मतलब रस औषधि के गुण आपको इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रस शास्त्र का महत्व पूछा है। अब रस शास्त्र में अपन क्या पढ़ते हैं, तो रस औषधियां ही पढ़ते हैं कि रस से कौन कौन सी औषधियां बनती है, तो उसका क्या गुण है, किसके इसके बेसिस पे ही हम लोग रस शास्त्र का इंपॉर्टेंस जो है वो बता सकते हैं। तो इसका श्लोक क्या है, अल्प मात्रा उपयोजित्वात् रुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वात् दोषाधेभ्यो अधिको रसः। क्या है, सॉरी, ठीक है, तो ये श्लोक मैं फिर से पढ़ रही हूँ। अल्प मात्रा उपयोजत्वात् रुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वम दोषाधेभ्यो अधिको रस। इसका मतलब क्या होता है, अल्प मात्रा, मतलब अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी वो क्या करती है, अरुचि उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, अल्प मात्रा उपयोजत्वात् रुचेर प्रसंगतः, मतलब अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी रस रस औषधियां जो होती है वो अरुचि को उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, और क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वाद, मतलब शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपको श्लोक याद होना चाहिए। सेकेंड है, असाध्य रोगों को भी दूर करती है। क्या है बताया इसमें, क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वाद दोषाधेभ्यो अधिको रसः। ठीक है, असाध्य रोग मतलब जो क्रोनिक डिसीज होती है उसको भी दूर करती है। चीरकाल तक सुरक्षित रहना, चीरकाल मतलब बहुत दिनों तक के, जैसे कि अपन जो आयुर्वेद की औषधि बनाते हैं, जैसे कि अपन लोग क्वाथ देखते हैं, क्वाथ, स्वरस, कषाय, इन सब की जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी सविदिता अवधि, मतलब जो मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है वो बहुत कम होती है। जैसे अगर हम स्वरस बनाते हैं तो वो केवल एक दिन तक के रहता है। ठीक है, एक दिन तक के ही हम उसको यूज कर सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। बट जो रस शास्त्र की औषधियां होती है वो चीरकाल तक की सुरक्षित रहती है, मतलब उनका जो एक्सपायरी डेट होता है या उनकी जो पोटेंसी होती है वो बहुत ज्यादा टाइम तक के बनी रहती है। ओके, उपयोग उपयुक्त गुणों के कारण रस औषधियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो आपको ये श्लोक याद करना है, अल्प मात्रा उपयोजित्वात् रुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वा दोषादेभ्यो अधिको रसः, मतलब रस शास्त्र की औषधियां अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी अरुचि उत्पन्न नहीं करती है, साथ ही शीघ्र ही आरोग्य प्रदान करने वाली होती है, उसके बाद साध्य रोगों को भी दूर करने वाली होती है और चीरकाल तक के सुरक्षित रहती है। ओके, उसके बाद में आपको मेन इसमें लिखना है कि रस शास्त्र का प्रयोजन क्या होता है, कि रस शास्त्र किस मोटो पे काम करता है। जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन था अपना, वैसे ही रस शास्त्र का प्रयोजन क्या था, न च रस शास्त्रम धातुवादर्थमेव इति मंतव्यम कितु किंतु देह वेद द्वारा मुक्तरेव परम प्रयोजनत्वात्। ठीक है, क्या है, न च रसशास्त्रम धातुवादर्थमेव इति मंतव्यम किंतु देह वेद द्वारा मुक्तरेव परम प्रयोजनत्वात्, मतलब रस शास्त्र के मुख्य चार प्रयोजन है। कौन सा, धातुवाद, ठीक है, उसके बाद में क्या बताया गया है, देहवाद, और इसमें क्या बताया, मेनली इसके रसशास्त्र के चार प्रयोजन है। कौन से हैं, धर्म अर्थ कामनाओं की पूर्ति, मतलब रसशास्त्र क्यों प्रचलन में आया था कि रसशास्त्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो रसशास्त्र के द्वारा धर्म अर्थ एवं कामनाओं की पूर्ति होती है। सेकंड क्या होता है, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर कोई रस चिकित्सक है, जैसे कोई रस औषधियों के द्वारा चिकित्सा करता है किसी भी रोगी की, तो अगर उसका कोई मतलब उसका सही डायग्नोसिस बनाया है उसने और सही मेडिसिन दी है, सही रस औषधि दी है, तो जो अगर पेशेंट ठीक होता है तो उसको यश की प्राप्ति होती है, मतलब उसको उसका मान सम्मान बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इधर देखा जाए तो धर्म अर्थ एवं कामनाओं की पूर्ति। अर्थ कैसे, अगर वो सही ट्रीट करेगा, सही रस औषधियां देगा, अगर उसका पेशेंट जो है वो डॉक्टर का सही ठीक हो जाएगा और जल्दी ही ठीक होगा तो उसके पास पैसे आएंगे, साथ में ही यश की भी प्राप्ति होगी, मतलब उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होगी। उसके बाद दीर्घ आयु एवं यौवन प्राप्ति की यौवन प्राप्ति एवं वृद्धि, क्यों, क्योंकि रस औषधियां हमने देखा कि रस औषधियां जो है वो बहुत ज्यादा हाई पोटेंसी वाली होती है, तो और वो जरा
जैसे हमने रस में पढ़ा था, रस क्या करता है, जरा रूप मृत्यु नाश है, मतलब मृत्यु का नाश करता है और साथ में जरा यानी कि यौवन को भी बनाए रखता है और जरावस्था का नाश करता है। उसके बाद मोक्ष कामियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो रस शास्त्र के 4 प्रयोजन बताए हैं। अब क्या बताया है लेकिन, परंतु इन सबसे अतिरिक्त देह वेद द्वारा मुक्ति प्राप्त करना ही रस शास्त्र का परम प्रयोजन है। देह वेद द्वारा मेन प्रयोजन क्या है रस शास्त्र का, तो देह वेद द्वारा मुक्ति प्राप्त करना। देह वेद क्या बताया है, देह वेद मतलब कि जो चिकित्सा में मेन रस शास्त्र को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, या चिकित्सा के द्वारा कैसे हम रोगी को रस औषधियों के द्वारा ठीक कर सकते हैं चिकित्सा में, वो इसका मेन इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मेन इसका प्रयोजन है। उसके बाद एक और उद्देश्य क्या है रस शास्त्र का, कि रस शास्त्र क्या काम करता है बेसिकली। सो सिद्धे रसे करिष्यामि निर्धारित्यम इदम जगत, मतलब रस शास्त्र का उद्देश्य ही मेन है रस को सिद्ध करके, अर्थात पारत से स्वर्ण निर्माण कर दरिद्रता को दूर करना। मतलब रस शास्त्र से पहले क्या किया गया था, कि अपने जो नागार्जुन थे, हमने देखा था कि जो रस शास्त्र के इतिहास में, कि नागार्जुन ने क्या किया था, रस को सिद्ध किया था, मतलब पारत से उन्होंने स्वर्ण को बनाया था और अपने नालंदा मठ की दरिद्रता को दूर किया था। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया कि सिद्धे रसे करिष्यामि निर्धारित्यम इदम जगत। ये बताया गया कि रस को सिद्ध करके उसकी औषधियां बनाना। अब हम आज की डेट से कोरिलेशन करें इसका, तो आज की डेट में भी हम लोग पारद का शोधन करते हैं, मारन करते हैं, उससे अलग अलग औषधियां बनाते हैं और फिर हम लोग रोगी को देते हैं। तो यही बताया गया है कि उन्होंने पारद को सिद्ध करके ही स्वर्ण बनाया था। ठीक है, उसके बाद में आता है आपकी रसशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आप इसमें रस शास्त्र का महत्व है, तो आप इसमें क्या पॉइंट मेन लिखोगे, पहले तो ये वाला पॉइंट लिखोगे। उसके बाद में मेन क्या, जो हमको सबने ये देखा कि रस शास्त्र में मेन रस औषधियों के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो रस औषधि के आपको गुण बताने पड़ेंगे कि कैसे रस औषधि काम करती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ये कि रस शास्त्र का प्रयोजन क्या है मेन, तो ये आपको 3 पॉइंट आपके मेन आने चाहिए रस शास्त्र में। और दूसरा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी पारद, रत्न, उपरत्न, रस, उपरस, ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगी, धातुएं, जो ये सब चीजें मैं बताऊंगी आपको रस शास्त्र में, आगे योग भी आएंगे, लाइक आरोग्यवर्धिनी एक वटी होती है, सूत शेखर रस होता है, ये भी रस औषधि है। अपन जो है पारद, ये इन सब चीजों से बनाते हैं इसको, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, जब आपको पूरा अच्छे से समझ में आने लगेगा, तब आप इसमें ये चीजें ऐड कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वैसे तो 5 नंबर में आएगा, तो इतना सफिशियंट है। आप 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हो कि रसशास्त्र में आप क्या पढ़ते हो, रस उपरस के बारे में, और कुछ कुछ मेडिसिन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, सूत शेखर रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, रस परपटी, इस सब के बारे में अपन लोग रस शास्त्र में पढ़ते हैं। रसायन के बारे में पढ़ते हैं कि कुपिपक्व रसायन कैसे बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप इसमें और नोट डाउन कर सकते हो 3-4 पॉइंट्स। ओके, और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं रसशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर में तो ये पक्का पूछा जाएगा आपको रसशाला। सो रसशाला क्या होता है, बेसिकली फार्मेसी। ठीक है, आपके कॉलेजेस में भी होगी रसशाला वैसे। तो रसशाला का मतलब क्या होता है, फार्मेसी। मतलब जैसे मॉडर्न में हम लोग औषधियां बनती है, जैसे अगर हम देखें तो जो टैबलेट्स बनती है या जो भी चीजें बनती है, तो वो एक किसी भी कंपनी में बनती है या एक मशीनरी के द्वारा बनती है। ठीक है, और फार्मेसी में मतलब रसशाला का भी मतलब यही होता है कि रसशाला में बेसिकली क्या बनता है, जो हम लोग चूर्ण बनाते हैं या जो वटी बनाते हैं, या जो भी रस धातु, मतलब जो रस वगैरह की जो शोधन करते हैं, धातु रत्न उपरत्न का, ये सब जो है वो बेसिकली रसशाला में होता है। ठीक है, सो रसशाला का पर्याय क्या है बेसिकली, पारद को लेकर किसी औषधि का, मतलब रस शास्त्र जो रसशाला है, सॉरी, रसशाला की परिभाषा क्या है वो हम देख लेते हैं। मतलब पहले आपको जब आप आंसर लिखोगे, तो सबसे पहले आपको रसशाला की परिभाषा यानी थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा, तो वो हम देख लेते हैं। पारद को लेकर किसी औषधि का निर्माण जिस स्थान पर किया जाता है, वो रसशाला कहलाता है। मतलब पारद, यहाँ केवल पारद लिया है, बट पारद के अलावा भी जो रस उपरस धातुएं वगैरह जो भी चीजें जो होती है, जो अपन क्षार वगैरह से जो मेडिसिन बनाते हैं, लाइक क्षार सूत्र वगैरह, इन सभी का निर्माण कहाँ करते हैं, रसशाला में। सो पारद को लेकर कोई भी औषधि का जो निर्माण जिस स्थान पे किया जाता है, उसको बोलते हैं रसशाला। अब रसशाला क्या होती है, रसशाला में एक तो पढ़ाया भी जाता है, इसलिए इसमें बताया गया कि रसशाला में शिक्षण दिया जाता है। मतलब कि कैसे मेडिसिन बनाई जा रही है, जो जैसे आप लोग पढ़ोगे, सो आपके जो टीचर्स होंगे वो भी आपको रसशाला में ले जाके दिखाएंगे कि कैसे आपको मतलब रस औषधि आप प्रिपेयर करनी है।
ठीक है। उसके बाद रसशाला का मेन उद्देश्य क्या होता है? देहवाद एवं लोहवाद के लिए पारद को उपयोगी बनाना। देहवाद के लिए, ठीक है, देहवाद यानी कि चिकित्सा के लिए, मतलब कोई भी रोग के अगेंस्ट कोई भी औषधियों को प्रिपेयर करके उसको ये उसके अंदर आता है। देहवाद एवं लोहवाद के लिए पारद को उपयोगी बनाना, कि पारद का हम कैसे यूज कर सकते हैं चिकित्सा में और बाकी सारी चीजों में। ओके, सो ये रसशाला का जनरल इंट्रो है। अब मेनली ये तो आपको समझ आ गया होगा कि रसशाला क्या होती है, बेसिकली जहां पर अपन मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। अब वो हमको कैसे पढ़ना है कि रसशाला के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जरूरी होते हैं, ठीक है। तो रसशाला के लिए मेनली 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है रसशाला का चुनाव, कि आपको रसशाला किस दिशा में बनानी है, ठीक है। उसके बाद भवन या कमरा, मतलब जो रसशाला के जो कमरे होते हैं वो आपको कैसे बनाने हैं। उसके बाद में वहां पर शिक्षण कैसा दिया जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रसशाला में जो कार्य का विभाजन होता है वो दिशाओं के अकॉर्डिंग होता है, तो वो कैसे किया जाता है। और उसके बाद में जो वहां पर अधिकारी या जो कम कर्मचारी रहते हैं, कर्मचारी, वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये 4-5 फैक्टर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपको आंसर जब आप लिखोगे रसशाला का, अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे, इसका इंट्रो। ओके, उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो फैक्टर्स जरूरी होते हैं रसशाला के लिए, ठीक है, वो। अब हम लोग एक एक चीजें पढ़ते हैं कि रसशाला बनाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कैसे रसशाला होती है, कैसे उसमें कार्य विभाजन किया जाता है, ठीक है। तो रसशाला का स्थान कैसा होना चाहिए? भय ना हो, शांति हो, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप कोई मेडिसिन बना रहे हो तो वहां पे आपको एकदम कम से कम डिस्टरबेंस होना चाहिए। बिल्कुल आप डिस्टर्ब ना हो, एकदम अच्छी से आप सोच समझ के अपनी युक्ति लगा के सारी मेडिसिन प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो भय ना हो एवं शांति हो। नगर के पूर्व दिशा में, क्यों? क्योंकि अपन लोग कुछ भी देखते हैं, लाइक जैसे अपन लोग क्या, कोई भी चीज की स्थापना करते हैं, या बेसिकली हम लोग देखते हैं आयुर्वेद में जो औषधियों का संग्रह है वो भी कौन से पूर्व दिशा या उत्तर दिशा से करने का बोला है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो रसशाला का स्थान है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए? पूर्व दिशा। ये इंपॉर्टेंट है, पूर्व यानी कि जो ईस्ट होता है, क्योंकि जहां से सूर्य मतलब सनराइज होता है, ठीक है। तो क्या बताया गया? नगर के पूर्व दिशा में स्थित हो। उसके बाद पूजा पाठ हो। उमा पार्वती महेश, मतलब हमने पढ़ा था कि जो रस शास्त्र के प्रमुख उपदेष्टा कौन थे? तो भगवान शिव थे। तो जहां पर भगवान शिव का मंदिर हो या वहां पर पूजा पाठ होती हो, सुंदर उपवन के समीप हो। उपवन यानी कि वहां पे बहुत अच्छे गार्डन्स हो, प्रचुर मात्रा में उपवन अवेलेबल हो। उपवन क्यों? क्योंकि वहीं पे आपको गार्डन होगा या बॉटनिकल गार्डन होगा, तो वहीं पे आप लोग को जो मेडिसिन है वो मिलेगी बेसिकली। प्रचुर मात्रा में जल अवेलेबल हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज बनाते हो तो आपके लिए जल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद प्रचुर मात्रा में जहां पर औषध अवेलेबल हो। समृद्ध नगर के पास, समृद्ध नगर मतलब जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां ना फेस करनी पड़े। लाइक अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का चीज है, या पैकेजिंग में कोई भी औषधियों की पैकेजिंग करनी है, तो उसमें भी क्या है, मतलब अगर आप बहुत दूर बनाओगे जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होगी, तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी मेडिसिन बनाने में, उसकी पैकेजिंग करने में। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है, अगर अपन मॉडर्न के इससे देखें, आज के इससे। तो बेसिकली इसीलिए जो है वो समृद्ध नगर के पास, मतलब जो फाइनेंशियली अच्छा हो, ऐसे नगर के पास आपको रसशाला की स्थापना करनी चाहिए। और मनोरम स्थल, मतलब जो अच्छा स्थल हो, ऐसा नहीं कि हमने शमशान में या कोई गलत जगह पर ऐसी, या जो देव स्थान होता है वहां पर हमने रसशाला बनाई हो। मनोरम स्थान होना चाहिए, ठीक है। सो क्या इंपॉर्टेंट है स्थान में? भय और शांतिपूर्ण होना चाहिए, भय भय रहित और शांतिपूर्ण होना चाहिए। नगर के पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए, वहां पर उमा पार्वती की स्थापना होनी चाहिए। सुंदर उपवन के समीप होना चाहिए। प्रचुर मात्रा में उपवन होना चाहिए। क्या? प्रचुर मात्रा में जल और औषध अवेलेबल होना चाहिए वहां पर। दूसरा, समृद्ध नगर, मतलब फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियली जो है वो अच्छा होना चाहिए। जहां पर आपने रसशाला का स्थापना की है वहां पे वो जो स्थान होता है। उसके बाद जो भवन होता है, मतलब मेन जो आपकी बिल्डिंग होती है, वो कैसी होनी चाहिए रसशाला की? तो रसशाला का जो है वो प्राकार युक्त होना चाहिए। प्राकार मतलब क्या होता है? 4 दीवारों से युक्त होना चाहिए। मतलब बेसिकली हम देखें तो 4 दीवार से ही कोई भी घर बनता है, ठीक है। तो क्या बताया है? प्राकार युक्त होना चाहिए, 4 दीवारों से युक्त होना चाहिए। और ऊपर जो है वो छत डली होनी चाहिए, ठीक है। 4 द्वार वाला होना चाहिए, जिसमें क्या होता है? मजबूत किवाड़, यानी कि जो कुंदा होता है मेनली डोर का, वो अच्छा होना चाहिए, मजबूत किवाड़ से एवं साकल से युक्त होना चाहिए।
सम्यक वातायन होना चाहिए, यानी कि वेंटिलेशन बहुत होना अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध हवा आएगी, तभी आप कोई भी आपको भी पॉजिटिव वाइब्स आएगी, तो औषधियाँ जो है वो भी अच्छी बनेगी। क्योंकि अपन आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, जब आपका मन जैसा होता है, आप जैसा मन रख के औषधियों को निर्माण करते हो, वैसे ही जो है वो आपकी औषधियाँ कारगर होती है, वैसे ही काम करती है, ठीक है, रोगी पर। तो क्या बताया, सम्यक वातायन होना चाहिए, यानी कि शुद्ध हवा आती जानी देनी चाहिए, इसलिए खिड़कियां होनी चाहिए। दूसरा, जहां भगवान यानी कि जो, अगर हम देखें तो रस शास्त्र के प्रमुख उपदेष्टा भगवान शिव थे, यानी कि रुद्र थे। तो भगवान शिव की जो है वो दिव्य चित्र वहां पे पिलर्स पर बने हुए होने चाहिए, या फिर आप ऐसा बना सकते हो कि पिलर पर जो है वो भगवान शिव के चित्र लगा दो, या फिर अच्छी कुछ मतलब भगवान शिव के बारे में ही बहुत अच्छी अच्छी जो कलाकृति है वो बनी होनी चाहिए दीवार पे। उसके बाद उपवन होना चाहिए, मतलब उपवन के समीप होना चाहिए, बगीचे के समीप होना चाहिए। इसमें 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। प्रकार युक्त होना चाहिए, यानी कि 4 दीवारों से युक्त होना चाहिए, 4 द्वार होना चाहिए, सम्यक वातायन यानी कि वेंटिलेशन होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है कार्य विभाजन, ये इंपॉर्टेंट है रसशाला का, ठीक है। तो रसशाला का कार्य विभाजन बेसिकली हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ये मेरे पास एक डायग्राम है। एक इस तरीके से आप कभी भी एग्जाम में अगर रसशाला आती है आपको एग्जाम में, तो आप पहले ऐसे बनाओगे। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले आपको ऐसे प्लस बनाना है, ठीक है। एक ऐसी लाइन लेनी है और एक हॉरिजॉन्टल में लाइन खींचनी है, मीन्स एक प्लस बना लेना है। अब उसमें आपको दिशाएं लिखनी है। सबसे पहले कौन सी दिशा लिखोगे, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। सेकंड कौन सी, उसके सामने वाली कौन सी दिशा होगी, अब पूर्व है तो इधर कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। इसको अपन आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, प्रतीची दिशा। पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं, प्राची दिशा, ठीक है। तो पहले हम लोग ने पूर्व दिशा बना ली, इसके बाद इधर जो है पश्चिम दिशा। अब ऊपर देखेंगे तो क्या है, नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ के जस्ट सामने क्या होगा, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये कोण इंपॉर्टेंट होने चाहिए, कोण पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य में कौन सा कोण होगा, तो आग्नेय कोण होगा, ठीक है। वैसे ही दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में कौन सा कोण होगा, तो नैऋत्य कोण होगा। उसके बाद में पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सा कोण होगा, तो ये होगा वायव्य कोण। उसके बाद में उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा कोण होगा, तो बेसिकली अपना ईशान कोण होगा, ठीक है। आया समझ में इतना। उसके बाद में अगर हम लोग मतलब ऐसे इसमें कार्य विभाजन कैसे पढ़ेंगे, पहले अपन लोग पूर्व देखते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी रस मंडप, उसके अंदर आएगा रसलिंग। रसलिंग यानी कि सबसे पहले आता है रसलिंग, ठीक है। जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, पूर्व दिशा में उसकी स्थापना करनी है, ठीक है। मतलब एक कंसेप्ट है आपके इसमें सिलेबस में, रस मंडप, उसके अंदर हम लोग रसलिंग पढ़ेंगे। रसलिंग यानी कि जैसे आपके घर में अगर कोई हॉस्पिटल ओपन करता है या क्लिनिक ओपन करता है, तो उसमें वो सबसे पहले क्या रखता है, भगवान जी की मूर्ति रखता है। वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करता है उससे रिलेटेड वो भगवान की मूर्ति रखता है। सिमिलरली हम रसशाला में क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या है, रसशाला में रस भैरव की स्थापना करेंगे, ओके। और इसमें क्या है, रस भैरव ईस्ट यानी कि जो पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा में हम लोग रस भैरव की स्थापना करेंगे। जैसे कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक में अपने जो भगवान जी है, किसी भी भगवान की स्थापना करता है, वैसे ही हम लोग जो है रसशाला में रस भैरव यानी कि जो रस लिंग है, मतलब जो भगवान शिव है उनकी स्थापना करेंगे। उसी को यहाँ पर रसलिंग से कोरिलेट किया गया है। सो पूर्व दिशा में किसकी स्थापना करेंगे अपन लोग, रसलिंग की स्थापना। अब देखा है हम लोग, पहले अपन लोग रस शास्त्र के उपदेशक किसको मानते हैं, भगवान शिव के। तो अगर यहाँ पे भगवान है और मतलब आचार्य बैठे हैं, तो यहाँ पर इसके जस्ट ही सामने कौन बैठेगा, शिष्य। क्योंकि स्कूल में या कॉलेज में आप लोग देखते होंगे सामने कौन होता है, टीचर। तो अपने रस शास्त्र के उपदेष्टा कौन है, भगवान शिव। तो और जो टीचर है, टीचर के सामने कौन बैठता है, तो वो शिष्य बैठते हैं, ठीक है। तो आपको वेस्ट यानी कि जो पश्चिम दिशा है या पश्चिम दिशा या जो प्रतीची दिशा होती है, उसमें क्या है, शिष्य का स्थान होता है, ठीक है। और बेसिकली तो हमने ये चीज तो पढ़ ली। पूर्व दिशा में क्या करना है, हमें रस भैरव या रस लिंग की स्थापना करनी है। और
पश्चिम दिशा जो होती है, इसमें क्या होना करना है, हमें प्रक्षालन कर्म करना है। प्रक्षालन कर्म यानी कि जो भी चीजें, कोई भी चीज जो वॉश करनी है आपको, लाइक आप कोई भी चूर्ण बना रहे हो, जैसे त्रिफला चूर्ण बना रहे हो, तो उसकी जो मेडिसिन है, जो रॉ मटेरियल है, जैसे आमल की, बीट की, हरीद की, वो हमें धोना है। तो उसको धोने के लिए क्या मतलब, धोना, प्रक्षालन का मतलब होता है किसी भी चीज को धोना या साफ करना है, क्लीन करना। तो वो काम हम काय में करेंगे, पश्चिम दिशा में करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है, यानी कि साउथ। तो दक्षिण दिशा में क्या करेंगे अपन लोग, पाषाण कर्म करेंगे। पाषाण कर्म मतलब जो पीसने या कूटने का काम होता है, लाइक जैसे अपन लोग ने त्रिफला चूर्ण बनाया, तो अपने को त्रिफला चूर्ण में आमल की, बिबित की, या जो हरीद की जो भी चीज है, ये जो रॉ मटेरियल्स अपन ने लिए, इसको हमें कूटना पड़ेगा खरल में, ठीक है, खरल में लेके अच्छे से कूटना पड़ेगा, उसको चूर्ण बनाना पड़ेगा। तो ये सारी जो कूटने या पीसने का कर्म या घोटने या मर्दन आदि का कर्म किसमें किया जाता है, दक्षिण दिशा में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आती है अपनी उत्तर दिशा, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या करते हैं, वेधन कर्म करते हैं या फिर संस्कार करते हैं। संस्कार यानी कि जैसे अपने को आमल की चूर्ण बनाया, अब हमें उसमें आमल की स्वरस की भावना देनी है। भावना में आगे पढ़ाऊंगी, एक संस्कार होता है, ठीक है। कोई भी संस्कार करना हो आपको, तो क्या काम करेंगे हम लोग बेसिकली, तो जो संस्कार होते हैं जितने भी, जैसे अपने को भावना संस्कार करना है या फिर किसी भी चीज का शोधन करना है, मारण करना है, ठीक है, तो वो हम लोग कौन सी दिशा में करेंगे, तो वो हम लोग बेसिकली उत्तर दिशा में करेंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि हम पूर्व में रस भैरव की स्थापना करते हैं, पश्चिम में जो है हम लोग प्रक्षालन कर्म करते हैं, दक्षिण में हम लोग क्या करते हैं, तो पाषाण कर्म करते हैं। पाषाण मतलब कूटने पीसने की काम करते हैं। उसके बाद उत्तर में हम लोग क्या करते हैं, वेधन कर्म करते हैं, ठीक है, यानी संस्कार करते हैं कोई भी चीज का। उसके बाद में क्या आता है, अपन ने दिशा पढ़ ली। अब कोण में क्या होता है, तो आग्नेय कोण जो होता है, आग्नेय कोण में क्या किया जाता है, अग्निकर्म किया जाता है, ठीक है। अग्निकर्म मतलब जो सुखाने का कार्य। अग्निकर्म जैसे आपने, फॉर एग्जाम्पल हम लोग त्रिफला क्वाथ बनाते हैं या दशमूल का क्वाथ बनाते हैं, जो जैसे कोई क्वाथ बनाना है, तो क्वाथ बनाने के लिए अपने को किसी भी, जो अपन ने पानी लिया है एक बर्तन में, तो उसको अपने को पकाना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो पकाने का कार्य जो है वो हम लोग अग्निकोण में करते हैं, ठीक है। या अग्नि देने का कार्य जो होता है वो आग्नेय कोण में किया जाता है। उसके बाद में होता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में क्या किया जाता है, शस्त्र कर्म किया जाता है। उसके बाद में आता है वायव्य कोण। शस्त्र कर्म जैसे कोई भी चीज को छीलने का या काटने का कर्म जो है वो हम लोग नैऋत्य कोण में करते हैं। उसके बाद में आता है वायव्य कोण। वायव्य कोण में क्या किया जाता है, द्रव्यों एवं उपकरणों को सुखाया जाता है, मतलब जो शोषण कर्म होता है, यानी सुखाने का कर्म जो है वो हम वायव्य कोण में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है ईशान कोण। ईशान कोण मतलब अब अपन ने जो भी औषधियां बनाई हैं, जो उसका संग्रह यानी कि उसका जो स्टोरेज होता है, और फिर उसको मैन्युफैक्चर करना है, यानी कि उसको पैक करना अच्छी तरीके से, उसको कार्टून्स में पैक करना और उसको अच्छे से सेफली स्टोर करने का काम कौन से इसमें होता है, ईशान कोण में होता है, ओके। आज के लिए इतना ही है। हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा है, तो रसशाला के कार्य विभाजन तक के हम लोग ने पढ़ा है। हमने रसशाला के 3 पॉइंट देख लिए, स्थान, भवन और कार्य विभाजन, ठीक है। अब अधिकारी एक पॉइंट बचा है इसका, और कर्मचारी, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ओके।